CSS is the most important subject of the whole CSS process. It is the first exam. It is a 100 mark exam. एंड इसके अंदर होता क्या है कि आपको 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसमें से आपने एक टॉपिक के ऊपर एक 100 मार्क्स का ऐसे लिखना होता है। आपके पास 3 डिफरेंट तरह के टॉपिक्स होते हैं जो कि नॉर्मली CSS के मेंटर्स जिस तरह उन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ है। पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग, सो आई हैव टू अगेन एंड अगेन एडमिट दैट। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर एक बात बताना भूल गया कि आई वाज समवन हु वाज वेरी वेरी वीक इन ऐसे। आई कुडंट राइट, मेरे से लिखा ही नहीं जाता था जब मैंने ये CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और I felt कि I couldn't write a paragraph. So I took guidance from some very renowned teachers from all over Lahore. ठीक है, I went to Razi Abadi Saab. I went to a couple of academies. I'm not going to name them, but उनके जो भी बड़े अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं, टॉप के इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनसे मैंने गाइडेंस ली एंड मैंने उनसे इंटरेक्ट किया। एंड बिकॉज मेरा एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था एंड आई कुड नॉट राइट, मैं हमेशा से वो न्यूमेरिकल्स वगैरह करता रहा था, तो मेरे लिए वो जो एक लिटरेचर के स्टूडेंट या एक जो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें, जो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स जिस तरह उनको आदत होती है पैराग्राफ्स बनाने की और अपने आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करने की, वो मेरी नहीं थी। एंड देन आई वर्कड ऑन इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड फाइनली I was able to, learn the art of writing a CSS essay. You should know this thing that writing a CSS essay is very different from writing other essays. Writing an article, writing, doing creative writing. CSS essay की कुछ demands हैं, कुछ उसका structural demands हैं और कुछ उसके content की demands हैं, जो कि अब हम जब discuss करते हैं, देखें आप के कितने स्टूडेंट, कितने लोग अपेयर होते हैं, 15,000 लोग अपेयर होते हैं, 24,000 लोग तकरीबन अप्लाई करते हैं, उनमें से फाइनली 15,000 डिसाइड करते हैं कि वो अपेयर होंगे, और उसमें से हार्डली 500 लोग रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, और उन तकरीबन 1,000 लोग जो हैं जो ऐसे क्वालिफाई करते हैं। एंड देन फिर इंटरव्यू के बाद आपके पास 270 280 लोग बच जाते हैं। अब ये जो 270 80 लोग हैं, देखें जब इतने ज़्यादा लोग अपेयर हो रहे हैं तो यू डोंट नो द क्राइटेरिया कि किस बेसिस के ऊपर आपको पास या फेल किया जाता है एक एग्जाम के अंदर, स्पेशली जो कि एक बहुत सब्जेक्टिव एग्जाम है जैसे एसए का। तो मैंने अपने बहुत सारे बैचमेट से डिस्कस किया ये सब कुछ, एंड आई फाइनली केम अप विद द क्राइटेरिया, द पैरामीटर्स जो कि हमारे ख्याल में देखे जाते हैं इन राइटिंग CSS essay। और फिर उसको मैंने, बाकी मेरे और कोई दोस्त बैचमेट्स जो हैं वो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, बट फिर मैंने CSS essay लिया एंड आई उन सब का एक्सपीरियंस और जो अपने सीनियर्स, जो मेंटोर्स, अपने टीचर्स, उन सब का एक्सपीरियंस लेके उस सब को हमने इकट्ठा करके ये कोर्स डिज़ाइन किया, जिसके अंदर we'll be going into complete detail of how to write a CSS essay, what are the parts of a CSS essay, उसके अंदर आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या देखा जाता है हमारे ख्याल में, बिकॉज ऑल ऑफ द क्वालिफायर्स ऑफ CSS एग्जाम, आप किसी से भी कोर्स लेंगे वैसे वो आपको यही बातें बताएगा जो मैं आपको बताऊंगा, बट इसके अंदर जो एक दो मैंने अपनी तरफ से चीज़ें ऐड की हैं वो ये है कि मेरे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, बिकॉज मेरा I was not that fluent in writing, so I had to work extra hard. बहुत सारे तो हमारे दोस्त ऐसे होते हैं ना जो कि जिनको आदत होती है लिखने, so उनके लिए they do not go into the nitty gritty, ठीक है। So I am someone who went into the nitty gritty, and that is why I think I can teach this subject better than a number of other people. Anyway, तो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है जी ये, 100 नंबर का एग्जाम है, सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला एग्जाम है, आप का पहला एग्जाम होता है ये, एंड जब आप जाके बैठते हैं तो आपके सामने 10 टॉपिक्स आते हैं, उस 10 टॉपिक में से एक के ऊपर आपने आउटलाइन भी बनानी है, आपने एक 2500 से 3000 वर्ड का ऐसे भी लिखना है, और ये सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला एग्जाम इसलिए होता है बिकॉज आपको पता होता है कि अगर मैंने जो 1 साल पढ़ा या जिसने जितना भी पढ़ा, अगर मैं इस एग्जाम के अंदर परफॉर्म नहीं करूँगा तो जो अगले सारे एग्जाम हैं उसके अंदर तो फिर फ़ायदा ही क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज
मैंडेटरी टू पास। अगर आप वो 40 नंबर नहीं लेते इस एग्जाम के अंदर तो ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू। अब्दुल्ला तुम्हें ना मैंने निकाल देना है क्लास में से। मैंने तुम्हें पहले बताया कि आप अपने क्वेश्चंस बेटा नोट देम डाउन समवेयर एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। ठीक है, एंड पे मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें, उसके बाद फिर मैं आपको उसका जवाब। ठीक है, तो ये 30 मिनट्स का मेरा सेशन है, पहले ये सुन लें, उसके अंदर आपको ज़्यादातर जो है वो जवाब मिल जाएंगे जो भी आपने पूछना है, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं मिलेंगे तो मैं एंड पे भी आपको उसका जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो सब्जेक्ट का फ्लो टूट जाता है, जो आपका थॉट प्रोसेस चल रहा होता है ना वो फिर टूट जाता है। तो हाईएस्ट फेलियर रेट है जी इस सब्जेक्ट का। आप हर साल जब एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के थोड़ी देर बाद एक एग्जामिनर्स रिपोर्ट आती है। उस एग्जामिनर्स रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि क्यों इस सब्जेक्ट के अंदर इतने लोग फेल हुए। ये जो एग्जामिनर्स का व्यू था वो क्या व्यू था कि व्हाई सो मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की उसके अंदर रिपोर्ट। उसके अलावा आपको स्टेटिस्टिक्स भी कुछ एफपीएससी जो है वो भी दे देता है कि कितने सब्जेक्ट्स में, किस सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हुए और कितने लोग फेल हुए। सो उधर से भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिस सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट जिसके अंदर, द सब्जेक्ट जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। लोग फेल क्यों होते हैं? एक तो ऑब्वियसली इट इज इंग्लिश इज नॉट अवर फर्स्ट लैंग्वेज, प्लस अगर 15,000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पेयर हो रहे हैं, उनमें से ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा होता है कि उनकी इंग्लिश के अंदर वो फ्लुएंसी इन राइटिंग नहीं होती, उनको वो टेंसेस नहीं आते उस तरह से, उनको बाकी ग्रामर और बाकी चीज़ें नहीं आती, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। उसके अलावा सी एस 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 के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी होते हैं जिनको लिखना बहुत अच्छा होता है, बट स्टिल दे डोंट क्वालिफाई। वो क्यों फेल होते हैं? बिकॉज दे डोंट फॉलो द प्रॉपर स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर इन डिटेल। आगे वही बातें हैं, 100 मार्क्स पेपर है, 10 टॉपिक्स हैं। अब्दुल्ला 2500 से 3000 वर्ड आपने लिखने होते हैं, 2500 से 3000 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं, एंड 40 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। यू नीड 40 मार्क्स टू क्वालिफाई। जब आप डीएमसीज देखते हैं, डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट्स आप देखते हैं, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं, कई लोगों को बहुत कम मार्क्स दे देते हैं। तो ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ये इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपका जो थ्रेशोल्ड है इस कोर्स के अंदर, वी विल बी ट्राइंग टू गिव यू, आई विल बी ट्राइंग टू गिव यू इनफ नॉलेज एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे इतनी इंफॉर्मेशन कि आपका वो जो 40 मार्क्स है ना, वो जो 40 मार्क्स है ना, वो आप ले सकें। ये इस साल का पेपर था 2021 CSS SA का। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि आपने 2500 से 3000 वर्ड्स लिखने हैं, किसी एक टॉपिक पे लिखने हैं, एंड आगे वो लिखते हैं मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज, फॉर एग्जांपल एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। ठीक है, अभी 4 डिफरेंट चीज़ें हैं कि आपने अपने ऐसे को किस तरह से लेके चलना है, उसके अंदर आपके क्या क्या चीज़ें गेज की जाती है। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। ये चीज़ें नॉर्मली लोग पढ़ते नहीं है, ऊपर जो लिखा होता है। यहाँ पे आपके एग्जामिनर ने क्लियरली मेंशन कर दिया है। I'm removing Abdullah from this session because he is really disturbing. जी, तो क्लियरली आपके एग्जामिनर ने आपको ऊपर मेंशन कर दिया है कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मींस द स्ट्रक्चर, रेलेवेंस, हाउ रेलेवेंट यू आर टू द टॉपिक, बिकॉज आप देखोगे टॉपिक्स यहाँ पे इस एग्जाम में तो इतना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल टॉपिक्स नहीं पूछे गए, लेकिन इससे पहले जो एग्जाम्स है उसके अंदर आपको काफ़ी मल्टी डायमेंशनल टॉपिक्स आते हैं, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड क्लैरिटी, क्लैरिटी क्या है कि जो भी आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं, डू यू हैव sufficient knowledge, do you have enough
एविडेंस टू बैक योर आर्ग्यूमेंट, उसके ऊपर भी हम डिटेल में इस कोर्स में देखेंगे। बाकी पर आपका एक पूरा लेक्चर है। एंड फर्स्ट लेट मी शो यू कि हमने इसको लेके किस तरह चलना है कोर्स। दिस कोर्स पहले जो हमारे 6 लेक्चर्स होंगे 12 में से, दे वुड बी इन दिस, इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। पहला हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू सिलेक्ट अ टॉपिक। अब यहाँ पे इम्तिसाल ने ये लिख तो दिया है कि आई विल बी अटेम्प्टिंग डू नॉट वेस्ट वाटर इफ यू आर एट अ रनिंग स्ट्रीम, बट द थिंग इज कि क्या आप इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर 2500 से 3000 वर्ड्स लिख सकते हैं? ग्लोबलाइजेशन वाला यहाँ पे कौन सा टॉपिक है? प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर तो चलो समझ लगती है कि आप लिख सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी या पॉपुलर स्लोगन के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। बट यहाँ पे डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू वर एट अ रनिंग स्ट्रीम, हाउ, आप लिख तो सकते हैं 2500 से 3000 वर्ड्स, बट हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट इट? ठीक है, हमने ऊपर देखा कि ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। सो हम इस कोर्स के अंदर इंश्योर करेंगे कि इंडिविजुअली हर एक को देखेंगे वो किस तरह लिखता है और उसको उस लेवल पे लाया जाए जो कि CSS एसए की रिक्वायरमेंट है, और वो जो 40 मार्क्स हमें रिक्वायर्ड है वो हम अटेन कर सकें। सेकंड जो आपका पहला जो आपका लेक्चर होगा दैट वुड बी रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। उसके अंदर हम पास्ट पेपर्स देखेंगे, वी विल एनालाइज डिफरेंट। अच्छा, सेकंड फिर हमारा जो है जी वो आपका आउटलाइन से रिलेटेड एक चीज़ है कि आप अपना जो एक्सटेंट ऑफ एसे है, जैसे हम इधर बात कर रहे थे कि डू नॉट वेस्ट वाटर इफ यू डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू वर एट अ रनिंग स्ट्रीम। सो इसका आपने अपने एसे का एक एक्सटेंट डिफाइन करना होता है कि मैं अपने इस टॉपिक को मैंने क्या इंटरप्रेट किया और मैं उसको किस एक्सटेंट तक अपने एसे में डिस्कस करूंगा। मोस्टली ये इस तरह होता है जैसे ये जेंडर इक्वालिटी या पॉपुलर स्लोगन है, सो यू कैन टेक इट इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, पूरी दुनिया की आप बात कर सकते हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो स्ट्रक्चर आपने करना होता है, एक सेंटेंस जो कि आपके पूरे एसे की जिस्ट होती है। ठीक है, दैट इज नोन एज अ टॉपिक सेंटेंस। वो टॉपिक सेंटेंस जो है वो आप अपने कहाँ पे लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, उसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। एक पूरा सेशन है उसके ऊपर। एंड दिस इज प्रॉब्ली आई गेस, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो ये वाला जो होता है ना, फॉर्मुलेटिंग द टॉपिक सेंटेंस वाला, इसके अंदर हम बहुत डेप्थ में चले जाते हैं और ये बहुत अच्छा सेशन मुझे लगता है। उसके बाद आउटलाइन है। हर एग्जाम में आउटलाइन लिखा नहीं होता बनाना, बट इधर लिखा हुआ है जैसे इसके अंदर मेक एन आउटलाइन। सो आउटलाइन का भी एक स्ट्रक्चर है, उस आउटलाइन के स्ट्रक्चर को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर एक पूरा सेशन है आपका। एंड उसके अंदर हम कुछ आउटलाइंस रफली क्लास के अंदर, क्योंकि अगेन जिस तरह ये सेशन एंड पे इंटरेक्टिव हो जाएगा उसी तरह हमारे जो सारे सेशंस होते हैं वो इंटरेक्टिव होंगे। आप लोग अपनी इनपुट देंगे एंड वील बी राइटिंग ऑल दोस थिंग्स ऑन द स्लाइड्स हियर। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह करनी है, हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर रफ आउटलाइन, हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर नीट आउटलाइन, किस तरह आउटलाइन को स्ट्रक्चर करना है, क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, क्या सब हेडिंग्स होनी चाहिए, क्या फ्रेजेस यूज करने हैं, सेंटेंसेस यूज करने हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने इस थर्ड सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर एसे का जो आपका मेन स्ट्रक्चर आता है, मेन बॉडी की बात आती है, वो 3 चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। यू राइट द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ किस तरह लिखना है, that in itself is very क्या कहते हैं, that is not an easy thing। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को डिटेल के डिस्कस करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बिकॉज CSS essay का जो इंट्रोडक्शन होता है दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स दैट यू राइट इन योर क्रिएटिव राइटिंग और योर आर्टिकल राइटिंग। इसके अंदर योर इंट्रोडक्शन इज बेसिकली अ समरी ऑफ योर होल essay, जिसके अंदर आप अपने essay का कंक्लूजन भी डिस्कस कर रहे हैं, अपनी रिकमेंडेशंस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको किस तरह फॉर्मेट करना है और उसको हमने इंट्रोडक्शन लगाना भी, शो भी होना चाहिए कि वो इंट्रोडक्शन है, वो हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, सेशन 4 के अंदर। उसके बाद मेन बॉडी, पैराग्राफ्स किस तरह बनाने हैं, पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट किस तरह करना है, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन डालनी है, वो सारा कुछ आ जाएगा। देन कंक्लूजन भी एक आर्ट है लिखना CSS essay का। सो दीज आर द 6
थिंग्स जो कि हम अपने पहले 6 लेक्चर्स के डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल के डिस्कस करेंगे। 6 नहीं, नॉर्मली इसके अंदर 7 या 8 सेशंस जो है ना वो आपके इसी स्ट्रक्चर के ऊपर ही हो जाते हैं। इसके अंदर ये है कि जब भी हम एक चीज़ करेंगे, साथ ही उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट देंगे, ठीक है? उसको आप करेंगे विदिन 2-3 डेज़। वीक के अंदर आई थिंक 2 क्लासेस होंगी या 1 क्लास नहीं 2 क्लासेस होंगी, ठीक है? तो 6 वीक्स के अंदर ये कोर्स कंप्लीट होगा। बाय द एंड ऑफ द 6 वीक्स आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि आप सब अपनी एसे राइटिंग की जो आपको जितनी भी प्रैक्टिस चाहिए थी, प्रैक्टिस तो नहीं, आपको स्किल आ गया होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस जितनी मर्ज़ी करें। इसके अंदर भी प्रैक्टिस के लिए आपके कम से कम 3, कम से कम 2 फुल लेंथ एसेस चेक होंगे। जब हम सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करेंगे, आपको टॉपिक्स की असाइनमेंट मिलेगी, उसके ऊपर आप टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर एक अपनी एक्सरसाइज करेंगे। जब सेकंड सेशन के अंदर आपको फॉर्मुलेशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस के अंदर कोई 20-30 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसको हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और असाइनमेंट की फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। देन यू विल बी मेकिंग आउटलाइंस, ये फिर कम हो जाएंगी, तकरीबन 5-6 आउटलाइंस हो जाएंगी। इंट्रोडक्शंस आप लिखेंगे, जितने टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनके इंट्रोडक्शन आप लिख के चेक कराएंगे। मेन बॉडी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, सो आई विल नॉट बी मेकिंग प्रोमिसेस दैट आई वोंट बी एबल टू कीप। तो मेन बॉडी हम 1 या 2 पे रहेंगे, एंड कंक्लूजन फिर हम 5-6 रखेंगे, एंड फाइनली एसे आपका एक पूरा जो है वो 7वें 8वें सेशन में जाके यू विल बी गिविंग मी अ फुल लेंथ एसे। अब ये तो हो गए आपके पहले 6 सेशंस। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट वी विल बी डूइंग इन द रेस्ट ऑफ द पेपर। देख रहे हैं ना जैसे हमने पेपर खोला था। इसके अंदर देखो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पिछले 4 सालों से हर दफ़ा आ जाता है एग्जाम, जेंडर इक्वलिटी पे आ जाता है, फिर आपके पास ह्यूमन राइट्स पे आ जाता है, आपके पास कोई एक करंट इशू है उस पे आ जाता है, आपका वाटर क्राइसिस के ऊपर आ जाता है, आपके पास एजुकेशन के ऊपर आ जाता है। तो उन सारों को हम फिर 2-2 थीम्स हर वीक रखेंगे, उन थीम्स को हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और जैसे ग्लोबलाइजेशन है उसके ऊपर हम आई विल बी गिविंग यू एन असाइनमेंट कि आप ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अपनी वर्किंग करके आएँ। एंड देन फिर हम क्लास डिस्कशन के अंदर ग्लोबलाइजेशन को मैं आप अपना सारा जो है वो शेयर करेंगे मेरे साथ कंटेंट, एंड देन आई विल बी शेयरिंग माय ओन नोट्स विद यू। तो वी विल बी कवरिंग अबाउट 12 10 to 12 themes, 2 in each session depending upon the time कि कितना हम टाइम एक क्लास के अंदर लगाते हैं। तो इस तरह आपके पास इस कोर्स के अंदर होगा क्या कि जब हम वाटर क्राइसिस यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, तो आपका करंट अफेयर्स का वाटर क्राइसिस भी तैयार हो रहा होगा, आपका पाकिस्तान अफेयर्स का वाटर क्राइसिस भी तैयार हो रहा होगा, आपका एसए का वाटर क्राइसिस भी तैयार हो रहा होगा, और इंटरनेशनल रिलेशंस या कहीं पे भी आपका वो नॉलेज यूज़ हो सकता है। इसी तरह हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे होंगे,